हेलो डियर, गुड इवनिंग एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टार टीचिंग पॉइंट। दोस्तों, पिछले लेक्चर में जो हम नया टॉपिक डिस्कस कर रहे थे वो था हमारा प्रबोधन, जिसमें हमने खंड ख से यहीं पर शुरुआत भी की थी। इसमें आप देखेंगे जो हमारा प्रबोधन था, अगर हम इसकी डिफिनेशन की जो हमने बात भी की थी, जिसका शाब्दिक अर्थ था वो था हमारा कि अगर एक लंबे काल के अंधकार के पश्चात प्रकाश आता है या प्रकाश का युग आता है, उसे हम प्रबोधन कहते हैं। इसमें हमने इसके जो भी सामाजिक और वैज्ञानिक तकनीकी आधार थे वो भी हमने डिस्कस किए हुए थे। इसके पश्चात अब हमें देखना जो प्रबोधन है, इसका प्रभाव किन किन चीजों पर पड़ा हुआ है। यहाँ हम देखते हैं ये इसके प्रभाव के बारे में। प्रबोधन का प्रभाव। तो अगर हम इसके प्रभाव की बात करें तो आप देखेंगे दो राज्यों में, हम कहें दो राष्ट्रों में सबसे ज्यादा इसका जो प्रभाव पड़ा है वो है फ्रांस और ब्रिटेन। इसमें आप देखेंगे इसके कुछ विचारक भी हैं। जैसे हम अगर इसमें पहला विचारक लें जो कि है वॉल्टेयर जी। ये एक फ्रांसीसी विचारक हैं। इन्होंने आप देखेंगे 1726 में ब्रिटेन की जब यात्रा की और वहां के समाज से अपने जो फ्रेंच का समाज है इससे कंपेयर किया, तो इन्हें बहुत ही चिंता हुई कि ये जो समाज है ब्रिटेन का, आप देखेंगे बहुत ज्यादा ही परिवर्तनशील थे। हम कहें तो इसमें लगातार परिवर्तन हो रहे थे, और वही जो फ्रेंच का समाज था उसमें बहुत ही निरंकुश राजा था, तो इस कारण से परिवर्तन पर वो अंकुश लगाया हुआ था। इससे परिवर्तन पर दबाव थे, हम कहें तो परिवर्तन को दबा रहा था। इस प्रकार इन्होंने जो फ्रेंच के समाज की है वॉल्टेयर जी ने आलोचना भी की है, और आलोचना के साथ साथ आप देखेंगे जो राजा की निरंकुशता है, चर्च की जो व्यवस्था है, और कुलीनों की हठधर्मिता पर चोट भी की है। हठधर्मिता, तो इस तरह से आप देखेंगे जो ये वॉल्टेयर थे फ्रांसीसी विचारक, जिन्होंने 1726 में की थी ब्रिटेन की यात्रा। उसके पश्चात जब इन्होंने वहां के समाज से अपने फ्रेंच के समाज को कंपेयर किया, तब इन्हें पता चला कि यहाँ पर जो हमारा समाज है किस तरह से बहुत ही चिंताजनक विषय बना हुआ है, क्योंकि वहां पर तो परिवर्तन हो रहे हैं, लेकिन फ्रेंच में या फ्रांस में निरंकुश शासक होने के कारण यहाँ पर वो परिवर्तन को दबा रहा था। और यहाँ पर इन्होंने फिर जो वाल्टेयर जी ने थे, इन्होंने राजा की निरंकुशता, चर्च की व्यवस्था और कुलीनों की हठधर्मिता पर एक तरह से चोट भी की थी। अब इसके पश्चात जो दूसरे विचारक आते हैं वो है डिदरो। आप देखेंगे इन्होंने विश्वकोश की रचना भी की है, जिसे हम कहते हैं इंसाइक्लोपीडिया। इन्होंने इसमें भी वही फ्रेंच के समाज की, हम क्या फ्रांस के समाज की आलोचना ही की है। इसके पश्चात अब इसमें जो तीसरे आते हैं ये भी हमारे फ्रांसीसी हैं विचारक। तीसरे जो विचारक आते हैं वो है जॉन लॉक, जो कि एक ब्रिटिश विचारक हैं। इन्होंने सीमित या संवैधानिक राजतंत्र की बात की है। अर्थात इनका मानना था कि अगर कोई भी यहाँ पर इलेक्टेड बॉडी नहीं होगी तो जो राजा है वो निरंकुश हो जाएगा, इसलिए उस पर अंकुश लगाने के लिए एक विधानमंडल होना चाहिए, हम कहें कि इलेक्टेड बॉडी होनी चाहिए जिसके थ्रू वो शासन करे। और यहाँ पर अगर कोई सीमित होगा, सीमित राजतंत्र या संवैधानिक राजतंत्र होगा, तभी जो व्यक्ति है उसके अधिकारों को बचाया जा सकता है, हम कहें तो उसके अधिकारों को संरक्षण मिल सकता है। उसके बाद यहाँ पर अब जो देखेंगे आप चौथे विचारक हैं मॉन्टेस्क्यू। ये भी एक फ्रांसीसी विचारक हैं। इन्होंने आप देखेंगे जो हमारे पॉलिटी में भी एक टर्म आता है सेपरेशन ऑफ पावर, अर्थात शक्ति के पृथक्करण की बात की है, जिसमें विधानमंडल, कार्यपालिका
और न्यायपालिका की बात की है। अर्थात एक तरह से देखा जाए तो इन्होंने इम्पार्शियलिटी की बात की है, निष्पक्षता की। इसीलिए उन्होंने कहा कि यहाँ पर इन तीनों का जो कार्य है वो अलग अलग होना चाहिए, नहीं तो यहाँ पर जो एक कहे तो नेपोटिज्म का जो केस आता है वो यहीं से आएगा। इस तरह से ये कुछ विचारक थे। एक विचारक आप देखेंगे रूसो हैं, लेकिन उनका जो कॉन्सेप्ट है यहाँ से ये बिल्कुल अलग है, जो इन लोगों से चारों है यहाँ पे उनसे बिल्कुल ये अलग है। ये यहाँ पर आप देखेंगे जो ये जॉन लॉक है, यहाँ पे ये सीमित या संवैधानिक राजतंत्र की बात करते हैं। वहीं आप देखेंगे जो रूसो है वो प्रजातंत्र की बात करते हैं। इन्हें ही हम कहते हैं स्वच्छतावाद का जनक। जो हमारा होता है स्वच्छंदतावाद का जनक, या इन्हें फादर ऑफ डेमोक्रेसी भी कहा जाता है, प्रजातंत्र का ही जनक कहा जाता है। तो ये तो हो गए जो यहाँ पर कुछ विचारक थे। ये जो रूसो है इनका यहाँ पे कंप्लीट इंफॉर्मेशन नहीं है, वो हम आगे देखेंगे क्योंकि यहाँ से बिल्कुल ही डिफरेंट है। तब इसके बाद हम यहाँ देखने वाले हैं जो इसके विचारक हैं, इनका जो प्रभाव पड़ा हुआ है, इनका क्या क्या डिमांड थी इस क्षेत्र में, तो उसको हम आगे देखते हैं। जैसे यहाँ पर आर्थिक क्षेत्र में क्या डिमांड थी, या हम कहें तो सामाजिक क्षेत्र में या राजनीतिक क्षेत्र में। अब हम देखते हैं जो ये प्रबुद्ध विचारक थे, प्रबुद्ध विचारकों का बल किन किन बातों पर था। यहाँ पहला आप देखेंगे जो राजनीतिक क्षेत्र में है, राजनीतिक क्षेत्र में ये बात करते हैं सीमित या संवैधानिक राजतंत्र की। इसमें आप देखेंगे जो भी हमने पीछे विचारक जितने भी थे, इसमें हमारे वोल्टेयर, डिड्रो, मॉन्टेस्क्यू व जॉन लॉक, इन सब ने किस पर बल दिया हुआ है, सीमित या संवैधानिक राजतंत्र पर। अर्थात इनका कहना था कि अगर यहाँ पर कोई किंग है और वो अपनी इच्छा से कार्य कर रहा है तो वो निरंकुश हो जाएगा। इसीलिए उस पर कोई एक इलेक्टेड बॉडी जो है, ये विधानमंडल है जो कि इलेक्टेड बॉडी है, अगर इसके अकॉर्डिंग कार्य करेगा तभी यहाँ पर जो व्यक्ति के अधिकार है वो सुरक्षित रहेंगे और यहाँ पर एक सीमित या संवैधानिक जो है राजतंत्र स्थापित हुआ। तो ये था हमारा राजनीतिक क्षेत्र। अब यहाँ पर अगर हम आर्थिक क्षेत्र में देखेंगे तो मुक्त अर्थव्यवस्था की बात आती है। आर्थिक क्षेत्र में मुक्त अर्थव्यवस्था, यहीं पर आप देखेंगे अर्थशास्त्री आते हैं जिनका नाम है एडम स्मिथ। इन्होंने मुक्त अर्थव्यवस्था की थ्योरी दी थी, हम कहें तो उसका ही सिद्धांत इन्होंने ही दिया है, जो कि एडम स्मिथ जी हैं। अब यहाँ आप देखेंगे जो वाणिज्यवाद का सिद्धांत था कि हमें अधिक से अधिक निर्यात करना चाहिए और कम से कम आयात करना चाहिए, तो उस पर चोट करते हुए यहाँ पर एडम स्मिथ जी ने कहा कि अगर प्रत्येक राज्य निर्यात ही करने लगेगा, आयात कोई करेगा ही नहीं, हम कहते आयात बहुत कम करेगा, जो अंतरराष्ट्रीय व्यापार है वो एक तरह से ठप हो जाएगा। तो इसीलिए उन्होंने कहा कि चूंकि वाणिज्यवाद का कहना था कि अगर जो व्यापार संतुलन है वो किसी एक के पक्ष में हो जाता है तो दूसरे पक्ष को घाटा होगा। तो एडम स्मिथ जी ने यहाँ पर कहा है कि जो अंतरराष्ट्रीय व्यापार होता है इससे सभी देशों को फायदा हो सकता है अगर वो मुक्त अर्थव्यवस्था की नीति को अपना ले। अभी हम देखिए जो मुक्त अर्थव्यवस्था है वो क्या है, हम देखते हैं जो ये मुक्त अर्थव्यवस्था है। यहाँ पर एडम स्मिथ जी का कहना है कि जैसे सपोज एक कोई कंपनी है और उसे यक्स के प्रोडक्शन में विशेषता प्राप्त है, या हम कहें तो इसे प्राप्त करने में वो बहुत ज्यादा ही विशेष है या फिर जो भी इसको विशिष्टता प्राप्त है, तो इसके लिए अगर वो एक यूनिट
लेबर और कैपिटल लगाती है तो उसे एक यक्ष प्राप्त होता है। और चूंकि वाई के क्षेत्र में उसे इतनी ज्यादा जानकारी नहीं है या कहें तो विशेषता प्राप्त नहीं है, इस कारण से अगर वो वाई पर 10 यूनिट लेबर और कैपिटल लगाती है तो उसे केवल एक वाई प्राप्त होता है। यहाँ पर एक यूनिट पर प्राप्त हो रहा था एक यक्ष, लेकिन चूंकि यहाँ पर ये इसके विषय में अनजान है, इस कारण से इसे एक वाई प्राप्त हो रहा है 10 यूनिट लेबर और कैपिटल में। वही आप देखेंगे जो कंपनी बी है, इसे वाई के क्षेत्र में स्पेशलाइजेशन है, तो इस कारण से क्या करेगी, जो ये वाई है इसके लिए एक यूनिट लेबर और कैपिटल लगाएगी, इसे एक वाई प्राप्त होगा। और चूंकि सेम कंडीशन इसके लिए यक्ष के बारे में फिट होती है, तो यहाँ पर अगर यक्ष के लिए 10 यूनिट का लेबर और कैपिटल लगाती है तो इसे एक यक्ष प्राप्त होगा। यहाँ आप देखेंगे इस तरह से जो वर्ड को पूरा एक ओवरऑल देखे तो जो प्राप्त हो रहा है यक्ष और वाई, यक्ष यहाँ पे कोई भी प्रोडक्ट हो सकता है, यहाँ पे जो यक्ष और वाई हमें प्राप्त हो रहा है, देखेंगे पूरी दुनिया की केवल 2 यक्ष और 2 वाई प्राप्त हो रहा है। वही जो एडम स्मिथ जी है वो कहते हैं कि चूंकि जिन्हें विशेषता प्राप्त है वो यक्ष के क्षेत्र में है, तो अगर यहाँ पर जो कंपनी ए है केवल यक्ष का उत्पादन करे और जो 11 इसके यूनिट हैं लेबर और कैपिटल मिला करके 11 एक ही यक्ष के लिए लगा दे, 11 यूनिट केवल यक्ष के उत्पादन में, तो इसे 11 यक्ष यहाँ पर प्रोडक्ट प्राप्त हो जाएगा। और यही बी केवल वाई का उत्पादन करे तो इसे 11 यूनिट लगाने पर 11 वाई प्राप्त हो जाएगा। अब यहाँ आप देखेंगे अभी तक तो केवल दुनिया को 2 यक्ष और 2 वाई मिल रहा था, अब 11 यक्ष और 11 वाई मिल रहा है। लेकिन चूंकि इन्हें एक वाई की और इन्हें एक यक्ष की भी जरूरत है, जिस कारण से इन्होंने एडम स्मिथ जी जो थे उन्होंने कहा कि यहाँ पर तुम एक यक्ष का इंपोर्ट कर लो और यहाँ पर तुम एक वाई का इंपोर्ट कर लो, अर्थात तुम एक यक्ष ले लो और तुम एक वाई ले लो। तो इस तरह से इन्होंने कहा कि जो व्यापार है अब इससे जो अंतरराष्ट्रीय व्यापार है वो समृद्ध भी होता जाएगा, हम कहें तो उससे वेल्थ मिलती जाएगी। तो ये था इनकी जो मुक्त अर्थव्यवस्था की थ्योरी है। इसके आगे इन्होंने एक थ्योरी और दी है इसमें मुक्त अर्थव्यवस्था में, जो कि हितों के संतुलन के बारे में है। अब उसमें हम देखते हैं जो इनकी दूसरी थ्योरी है। यहाँ देखेंगे जो दूसरी थ्योरी है हितों के संतुलन की, तो यहाँ एडम स्मिथ जी हितों के संतुलन को लेकर के राजा से कहते हैं कि आप जो ये व्यापार के पक्ष में, हम कहें व्यापार के क्षेत्र में आप कोई हस्तक्षेप मत कीजिए, उसे स्वतंत्र छोड़ दीजिए, वो अपने बाजार के नियमों पर स्वतः ही चालित होती रहेगी। और बाजार नियम क्या है, डिमांड और सप्लाई, अर्थात हम कहें तो हायर द डिमांड हायर द सप्लाई एंड लोअर द डिमांड लोअर द सप्लाई। सर यहाँ सप्लाई नहीं प्राइस होगा, मतलब हायर द डिमांड हायर द प्राइस एंड लोअर द डिमांड लोअर द प्राइस। तो ये था बाजार का नियम। यहाँ जो इनका दूसरा थ्योरी है हितों के संतुलन के बारे में, तो ये व्यापार के क्षेत्र में कहते हैं 3 स्टेक होल्डर होते हैं, एक होता है हमारा उत्पादक, दूसरा श्रमिक और तीसरा होता है उपभोक्ता। अर्थात यहाँ हम बात करें जो उत्पादक है, अगर वो श्रमिक को बहुत कम रेट पर लेना चाहे, हम कहें तो बहुत कम अमाउंट दे और उसे अपने खेत में या जहां कहीं भी उत्पादन करने के लिए गए, तो वहां श्रमिक नहीं आएगा, तो इस कारण से उत्पादन नहीं होगा, अर्थात ये कम रेट इनके लिए नहीं दे सकता है। और वही अगर श्रमिक बहुत ज्यादा रेट की डिमांड करेगा तो उत्पादक जो है दूसरा श्रमिक हायर कर लेगा और ये श्रमिक बेकार हो जाएगा। इस तरह से हम कहें तो दोनों का हित जो है एक दूसरे से संतुलित हो जाता है। वही अगर यहाँ पर हम कहें कि जो ये हमारा उत्पादक और उपभोक्ता में है, अगर यहाँ पर उपभोक्ता बहुत कम प्राइस पर उत्पादक से खरीदता है तो उत्पादक जो है वो उत्पादन नहीं करेगा, और अगर यहाँ पर उत्पादक जो बहुत हाई रेट पे बेचेगा तो उपभोक्ता इससे परचेज नहीं करेगा। तो इस कारण से आप देखेंगे इन दोनों का भी संतुलन बन जाएगा हितों का। यही था जो मुक्त अर्थव्यवस्था का कॉन्सेप्ट है। अब इसमें जो तीसरा हमारा क्षेत्र आता है, जैसे एक तो हो गया हमारा राजनीतिक, दूसरा था ये आर्थिक और तीसरा है सामाजिक क्षेत्र। सामाजिक क्षेत्र में इसमें व्यक्ति के स्वतंत्रता की बात की गई है। अर्थात इसके लिए जो भी हमने पीछे देखा था, जो मॉन्टेस्क्यू जी ने बताया है कि शक्ति के पृथक्करण पर ध्यान देना चाहिए। ये था जो हमारा इसके कुछ पक्ष थे, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक। अब इसके बाद जो आता है प्रबोधन की जो कुछ सीमाएं भी रही हैं,
लेकिन उसको हम देखेंगे आने वाले लेक्चर में। तब तक के लिए जय हिंद।